देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी अभी बताया। कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे जो असेट होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सब चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब ये आप असेट परचेज करते हैं या उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसे आप डेबिट करते हैं। और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, रिजर्व्स, प्रोविजंस, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी पता है आप लोगों को। तो इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। हम जब रूल्स की बात करते हैं जनरल की, तो इसे हम दो टाइप के रूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ब्रिटिश अप्रोच एंड वन इज अमेरिकन अप्रोच। जो ब्रिटिश अप्रोच है उसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं और अमेरिकन को मॉडर्न बोलते हैं। ज़्यादातर स्कूल में ब्रिटिश अप्रोच से सिखाया जाता है, क्योंकि ये शुरुआत में बच्चों को समझना कम और रटना ज़्यादा पड़ता है इसके लिए। और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, रटाना आसान हो जाता है। और वैसे भी हमारे पास ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने हमें जो सिखाया वही आगे हम सिखाते हैं जनरली। ब्रिटिश अप्रोच, जिसमें हम अकाउंट को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। थ्री टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने सीखा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, किसी फर्म से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। जैसे राम, श्याम, मोहन, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और पार्टनरशिप आपने पढ़ा था, वो पर्सनल अकाउंट है। कंपनी भी पर्सनल है क्योंकि ये कंपनी पर्सन या फर्म से रिलेटेड। बैंक भी पर्सनल है क्योंकि बैंक भी एक कंपनी होती है। इसके बाद आता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होते हैं जो हमारी असेट से रिलेटेड होते हैं, अदर देन पर्सनल। क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी असेट हो सकती है। हमें किसी से पैसा लेना है तो वो कौन है? हमारा डेटर। किसी से पैसा लेना है तो वो कौन है? डेटर। और जो डेटर है वो हमारी एसेट है और वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट तो नंबर वन में आ जाएगा। तो नंबर टू में आएंगे रियल अकाउंट। दोज आर अदर देन पर्सनल अकाउंट बट असेट्स। असेट्स हैं, अदर देन पर्सनल है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? रियल। असेट किसे कहते हैं? असेट का मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है और गुड्स हमारे जिनको हम यूज करते हैं। कैश, कैश इक्विवेलेंट्स विच विल गिव अस फ्यूचर बेनिफिट्स। जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स देंगे उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? असेट। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो क्या है? असेट है। तो अदर देन पर्सनल जो भी असेट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट्स। थर्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल किसे बोलते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट्स, इन सब से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। ये तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ये पता है आप लोगों को। अच्छा, अब हमें क्या हुआ, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एंट्री ऐसी हैं जो हम गलत बना देते हैं कई बार। उसका रीजन होता है ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की वजह से कभी कभी हमारी कुछ मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, जनरल एंट्री बनाने में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या आप बना लेते हो आराम से? एक या दो में होती है नॉर्मल। वैसे कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत होती है, साइंस साइड में सर इसलिए थोड़ी साइंस साइड के हैं आप, तो आपने बेसिक पढ़ रखा है या नहीं? अभी सर थोड़ा बहुत तो पढ़ा लगा है। थोड़ा बहुत अपने आप? जी। ये भी साइंस साइड की है, साइंस साइड के हो आप। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी, तो आप 11th-12th के बैच में आना शुरू कर दो या अलग से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप बेसिक पूरा नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी काफ़ी, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, अगर नहीं आती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम ना ही आए। क्योंकि हमारे को 11th-12th में एक बच्चा 2 साल तक अकाउंटिंग करके आया है ना, और आपने उन 2 साल के कंपैरिजन में नहीं पढ़ा कुछ भी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी,
है ना। खैर, अगर हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल इस सीक्वेंस में हम एंट्रीज बनाते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे जिससे मैं पूछूं वही जवाब देना। सैलरी पेड टू राम, ठीक है, तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी? सैलरी टू कैश अकाउंट। सैलरी टू कैश। क्या सही बताया उसने? सही। अब इसमें हमारे 3 टाइप के अकाउंट हैं। एक है सैलरी, एक है कैश और एक राम। नहीं, इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। वन इज सैलरी विच इज एक्सपेंस, वन इज कैश विच इज रियल, वन इज राम पर्सनल, है ना। और अभी अभी हमने देखा कि हमारी जो अकाउंटिंग है, ब्रिटिश अप्रोच है, वो हमारी अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। स्कूल में भी यही सीक्वेंस सिखाते हैं। इसी सीक्वेंस में हमें जनरल एंट्री से रूल सिखाए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले सिखाते हैं या नहीं? तो आप फिर पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले सिखा रहे हो तो पर्सनल यहां पर इफेक्ट है। तो बाई चांस आपने तो बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही एंट्री बनाई, लेकिन 90% बच्चे गलत एंट्री बनाते हैं। 90%। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देते हैं। और वैसे भी देखो, अगर आपको सबसे पहले पर्सनल अकाउंट बताया गया है तो सबसे पहले दिमाग में वही तो चलेगा ना। तो क्या होता है, स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट का रूल लगाता है और इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? राम। तो बच्चा एंट्री बनाते हुए राम डेबिट कर देता है, ठीक है। तो हमें कुछ रूल तो सही है, हमें बस थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज करना है सो दैट हम इन प्रॉब्लम में फंसे ही ना। और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है कि हम लोग सबसे पहले, बजाय पर्सनल अकाउंट, हम सबसे पहले रियल अकाउंट को सीख लें और उसके बाद रियल के बाद हम लोग किसे सीख लें? रियल के बाद नॉमिनल और नॉमिनल के बाद पर्सनल, ठीक है। बस हम इस सीक्वेंस में सीख लें, ठीक है। हेलो, नमस्कार। मैं असल में बाहर था तो अब आया था, या तो आप किसी को भेज दीजिए या एक आध दिन में मैं खुद ही आ जाऊंगा, ठीक है। ओके। तो रियल अकाउंट हमारा असेट है, तो हम सीक्वेंस पर्सनल, रियल, नॉमिनल की जगह सीक्वेंस कर देते हैं रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, और हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% इसलिए सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि इस अप्रोच से इन्होंने कहा इन्हें कुछ एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने, आपने इसी अप्रोच से सीखी होंगी जनरल एंट्री बनाना, और इस अप्रोच से 90% एंट्री बनती है, 10% एंट्री बनती नहीं है, और जो नहीं बनती उसमें इन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ये सीक्वेंस रखेंगे। इस सीक्वेंस में क्या होगा, हमारा दिमाग जो है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब कैलकुलेशन करता है। ट्रांजैक्शन देखिए फटाक से बोलती है, तो 1 सेकंड से पहले ही आंसर आ जाता है। तो वो जैसा हम उसे सिखाते हैं वैसे ही तो वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हमें। तो हम अगर उसे सबसे पहले नॉमिनल, फिर रियल, पहले रियल, नॉमिनल और पर्सनल सिखाएंगे तो अपने आप ही पर्सनल को लास्ट में लेगा। तो जनरल एंट्री नहीं बनेगी तो ही वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले रियल की बात करते हैं। रियल अकाउंट किसे बोला था हमने? असेट। असेट किसे कहते हैं? जो कैश होती है या कैश में कन्वर्ट हो सकती है या बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में, जिसको हम यूज कर रहे हैं, है ना, वो सब असेट है, हमारी प्रॉपर्टी हमारी असेट है। तो इसका जो कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हमारे असेट है,
रियल एसेट है, फर्नीचर भी रियल एसेट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमें बेनिफिट दे रहा है, आज भी दे रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट भी देगा, और इसे आप बेच भी सकते हैं, कैश भी मिल सकता है। मशीनरी है ना, ये तीनों टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, ये दिखाई नहीं देती है एज सच, जैसे आपको मशीनरी या फर्नीचर दिखाई देता है, लेकिन इसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट मीन्स रियल एसेट है, रियल है वो एसेट, झूठी नहीं है। ठीक है, इसका कुछ रूल्स है। क्या रूल्स सीखा हुआ है आपने? किसी को याद है रियल एसेट का क्या रूल होता है, रियल रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? जनरल एंट्रीज के रूल्स पीछे से देखना नहीं है, रूल्स हैं याद किसी को? पर्सनल अकाउंट का रूल याद है? रूल्स याद नहीं है। तो रूल्स ही याद नहीं है तो जनरल एंट्री कैसे बनाओगे? याद हो गई इसका मतलब। तो कोई नई एंट्री आएगी तो फिर तो आप नहीं बता पाओगे, पुरानी एंट्री तो आप बता पाओगे। इनकम एंड गेन्स मीन्स नॉमिनल अकाउंट्स, तो वो आप नॉमिनल के बता रहे हो ना। इसका मतलब आपने, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट का क्या मतलब है? कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। क्या हुआ? कमीशन मिला। क्या मिला? तो बच्चा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कमीशन, तो उसे डेबिट कर देते हैं। लेकिन असल में जो कमीशन आया है, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कमीशन आया है, लेकिन कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, वो इनकम है। आया तो कैश है ना, कमीशन आया है लेकिन कैश के रूप में आया है। तो बच्चा सीखता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कई बच्चे मेरे को ये बताते हैं एंट्री, सर कमीशन डेबिट, कमीशन आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट करेंगे, कमीशन आया उसे डेबिट कर देते हैं। बेचारा तो ठीक कह रहा बच्चा तो अपनी जगह। तो हम इसे डेबिट व्हाट कम्स इन की जगह अगर हम कह दें डेबिट असेट्स कम्स इन, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कमीशन आया है, कमीशन असेट नहीं है, असेट तो कैश है ना। तो डेबिट असेट्स कम्स इन अगर हम बोल देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी व्हाट की जगह। तो इसका रूल क्या बोलते हैं हम? डेबिट असेट्स कम्स इन और क्रेडिट असेट्स गोज आउट। तो ऐसा अगर हम बोल देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी हमारी, है ना। तो डेबिट असेट्स कम्स इन, क्रेडिट असेट्स गोज आउट, ये हमें याद रखना है। इसका नाम हमने दिया रूल नंबर ए और रूल नंबर बी। तो जब भी एसेट आएगी उसे डेबिट करेंगे और जब भी एसेट जाएगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ वैसे सेंस है एसेट का आना जाना, अदरवाइज आप मन में आने जाने की बजाय सोचो कि कोई एसेट बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो, है ना। क्योंकि अदरवाइज हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। फिर हम नॉमिनल अकाउंट्स पर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट कैसे बोलते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, इन सब के। तो इनके रूल क्या है? किसी को याद है? आप कुछ बता रही थी। तो इसको COD नाम दे देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा ये क्यों है? क्योंकि हमने अभी अभी स्टार्टिंग में आज ही पढ़ा कि हमारी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट ही होगी, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है तो बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, है ना। और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। हमारी ज्यादातर एंट्रीज इन 4 रूल से बन जाएगी। अगर नहीं बनी तो फिर हमें आगे पर्सनल अकाउंट पर जाना है। पर्सनल अकाउंट के रूल पर तभी जाएंगे जब हमारी अब तक एंट्री नहीं बनेगी। और पर्सनल अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल के, फर्म के, कंपनी के, और कैपिटल जो ओनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है वो भी
ओनर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बोलते हैं उसको, वो भी पर्सनल अकाउंट है ना। और इसके रूल क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम जर्नल एंट्री सीखते हैं 11th में। मैं इसके हिसाब से नहीं सिखाता, क्योंकि एक तो इसमें रटने का काम ज़्यादा है, समझने का कम है, और इससे सारी की सारी जर्नल एंट्री नहीं बन पाती। ठीक है, ये हो गया नोट, आपने कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे रूल्स हो गए। टोटल रूल्स कितने? 6 हो गए। इसी सीक्वेंस में हम अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। हमने नाम भी दे दिया ABCDEF, सो दैट हम केवल रूल नंबर A या B बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अमेरिकन अप्रोच की बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से बेहतर है। और ये क्या कहती है कि असेट, असेट है, चाहे वो रियल है चाहे पर्सनल है, असेट तो असेट ही है। तो चाहे रियल हो चाहे पर्सनल। ट्रेडिशन में तो अलग अलग कर दिया ना, पर्सनल अलग और रियल अलग। इन्होंने कहा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ लो, रियल और पर्सनल। और आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो रूल नंबर 1, जैसे प्लस को और प्लस करने पे बढ़ जाता है ना, वो ऐसी डेबिट को डेबिट करने से बढ़ जाता है। तो अगर हमारी कोई भी एसेट बढ़ेगी तो आप उसे डेबिट कर देंगे। जो रूल नंबर ए में हमने पढ़ा, डेबिट असेट्स कम्स इन, अभी रूल नंबर ए लिखा था ना, डेबिट असेट्स कम्स इन, जो हम पहले सीखते थे डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट असेट्स कम्स इन मतलब असेट आएगी तो डेबिट करो, वो ये है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, है ना। और असेट कम होगी तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो हम इसको रूल नंबर 1 और 2 अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं। कहीं बुक में आपको रूल नंबर 1 2 ऐसा नहीं है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए हमने नंबर दिए हैं। और ये सीक्वेंस इस हिसाब से बनाया गया है कि आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, अगर इसी सीक्वेंस में आप अप्लाई करेंगे रूल्स, तो जर्नल एंट्री गलत नहीं बनेगी। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, एंड रूल नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। अब हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स है ना, एक्सपेंसिव लॉसेस, तो इनका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो सेम रूल लगने चाहिए इसके लिए भी। तो ये भी रूल नंबर 3 4 है, लेकिन सेम है। जब भी एसेट असेट बढ़ती है तो रूल नंबर 1 में हमने कहा डेबिट करेंगे, ऐसे एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे। रूल नंबर 3, जैसे आपने रेंट दिया तो एक्सपेंस बढ़ गया। कई बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंस तो कम हो गया, हमने पेमेंट कर दी, कैश कम हो गया पेमेंट करने पे, एक्सपेंस तो बढ़ गया ना। आप खर्चा करते जा रहे हो तो खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंस होगा रूल नंबर 3 से क्या कर दोगे? डेबिट। और एक्सपेंस कम होगा तो ये जो रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 वहां पर नहीं बताया गया ब्रिटिश अप्रोच पे। वहां हमने क्या पढ़े थे? नॉमिनल अकाउंट का रूल नंबर C क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रूल नंबर D पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उन्होंने कहा एक्सपेंस को डेबिट करो, बस बात खत्म कर दी उन्होंने। लेकिन एक्सपेंस कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, ये बात उसने नहीं बताई। उससे क्या होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि वो इस रूल नंबर 4 के बारे में तो बात ही नहीं करता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने कोई खर्चा गलती से डेबिट कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर हम बढ़ने की भी बात करते हैं और कम होने की भी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 5 6 इनकम प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड है। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, क्योंकि डेबिट का चीज बढ़ाना है तो डेबिट होगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और इनकम कम होगी तो डेबिट। तो रूल नंबर 5 और 6। ठीक है, और लास्ट में हम पर्सनल पर आए थे ना, वहां यहां पर भी लास्ट में आते हैं हम पर्सनल, जो कि ये
कोई भी लाइबिलिटी होगी ना आपके, तो वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। आपने किसी को पेमेंट करना है तो वो पर्सन को ही पेमेंट करना है और किसी को नहीं दे सकते। इनका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो जो 5-6 का रूल है वो 7-8 का, क्या, जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी या प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो ये रूल नंबर 8 है हमारे पास। ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप सारी एंट्री बना सकते हैं। तो मैं हर एंट्री में रूल नंबर लिख कर बता दूंगा कि डेबिट किया तो रूल नंबर इसकी वजह से डेबिट किया है, क्रेडिट किया तो रूल नंबर इसकी वजह से क्रेडिट किया है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। कुछ एंट्रीज आपको याद है, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों बनी तो शायद आप एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि वो याद है, समझी भी नहीं। लेकिन मेरा काम है आपको याद नहीं कराना, मुझे समझाने का काम है आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई नई एंट्री आ गई तो आप उसे बना पाए, है ना। तो ये रूल नंबर 1 to 8 आपके पास लिखे हुए होने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। लिख लिया ये, चाहे शॉर्टकट में लिख लें आप इसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 to 8 रूल क्या है, क्योंकि यही रूल्स हैं जो हमें जनरल एंट्रीज बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो ये आते हैं आपको 1 to 8 रूल्स। तो 1 to 8 रूल्स हैं, इन्हें ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें देखें उस ट्रांजैक्शन में कोई असेट तो इफेक्ट नहीं हो रही है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी ना उसमें क्या चेक करोगे, कोई असेट तो इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर असेट कोई बढ़ रही है, असेट अगर कोई बढ़ रही है तो उसे डेबिट कर देंगे, कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। फिर देखेंगे कोई एक्सपेंस तो इफेक्ट नहीं है, फिर देखेंगे कोई इनकम तो इफेक्टेड नहीं है, फिर लास्ट में देखेंगे कोई कैपिटल लायबिलिटी तो नहीं है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में देखेंगे तो हम सारी जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे और ठीक ठीक बना पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं 1 to 8। अगर हमने इन सबको सीखा, अप्लाई किया, तो उम्मीद है कि हमारी जर्नल एंट्री करेक्ट होगी, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। आगे बढ़े, अगर ये नोट हो गई हो। अब हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। कुछ ऐसी हैं एंट्रीज जो शायद आपको याद है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाने का। एक थ्योरी का चैप्टर है, वो अभी हम पढ़ेंगे, और उसका नाम है प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, कॉन्सेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं। तो उसमें एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमारा बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। हमारे बिजनेस में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और हमें किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कौन करेगा, ओनर पैसा देगा। अगर आप ओनर के हिसाब से सोचोगे तो आपके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा आपको किसके हिसाब से सोचना है, और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, कैश एसेट होती है। रूल नंबर 1 बताया मैंने आपको, कैश हमारी बढ़ रही है, कैश प्लस हो रहा है। और दूसरा इफेक्ट हो रहा है, ओनर पैसा दे रहा है आपको, ओनर जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो हमारा कैपिटल भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या हुआ, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो हमने एक रूल नंबर 1 देखा, असेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और एक रूल नंबर ए पढ़ा था हमने ब्रिटिश अप्रोच में, डेबिट असेट्स कम्स इन, पढ़ा था ना आज। तो रूल नंबर 1 ए का मतलब है, 1 का मतलब मॉडर्न अप्रोच से रूल नंबर 1, ए का मतलब हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल नंबर ए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया। और इसके हिसाब से असेट को क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरा, कैपिटल बढ़ रही है, रूल नंबर 7 देखो क्या लिखा है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। और रूल नंबर एफ में क्या लिखा था, क्रेडिट द गिवर,
देने वाले को क्रेडिट करेंगे, और देने वाला कौन है? ओनर। ओनर स्पेशल है, उसका नाम हमने ओनर का नाम ना लिखकर कैपिटल। क्यों? मान लिया ओनर का नाम मोहन है, और मोहन जैसे बहुत सारे डेटा क्रेडिटर होंगे बिजनेस में जिनके साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो मोहन मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने मोहन को अलग नाम दिया कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल रूल नंबर 7, कैपिटल इंक्रीज हो गई। रूल नंबर F, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या जनरल एंट्री बनी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कौन है यहाँ? पर्सनल अकाउंट है, इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रीजन कि जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम लिखकर ना लिखकर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? मोहन को, मोहन ओनर है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल ओनर का अकाउंट। तो एक हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री बनानी सीखी। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लेकिन मेरा मेन काम पहले आपको जनरल एंट्री बनाना। ये ट्रेडिशन है हमारा कि जो डेबिट होता है उसको डेबिट लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसके आगे क्रेडिट ना लिखकर उसके नाम से पहले टू लिख लेते हैं। ये तो सबको पता है ना। डेबिट को डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट की बजाय उसके नाम से पहले टू लिख लेते हैं। ट्रेडिशन है, कल्चर है, ऐसे ही चल रहा है। तो हम हर कोई नहीं लिखता है, बेसिक प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ते हुए ऐसे ही करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसकी जगह ऐसा बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका सेंस यही है, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन इसे बोलेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसको वैसे जो इसका फॉर्मेट होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले यहाँ डेट लिखते हैं, ठीक है, किस डेट की ट्रांजैक्शन है, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और लेजर, जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो लेजर का जो पेज नंबर होता है उसे फोलियो बोलते हैं। हाँ, तो लेजर फोलियो, उसका पेज नंबर यहाँ लिखना होता है, हमें ब्लैंक छोड़ना होता है। और हमारी डेबिट और क्रेडिट दो अमाउंट होती है ना हर ट्रांजैक्शन में, तो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमारे दो अलग अलग कॉलम होते हैं किस चीज के? अमाउंट के लिए। ठीक है ना? अमाउंट क्रेडिट, तो इसे हम जनरल बोल देते हैं। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन डेट है, मान लिया 1 जनवरी है ना, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ जगह छोड़ देते हैं, चाहे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और लास्ट में कोने में डेबिट लिखते हैं, और इसके सामने अमाउंट, मान लिया 10,000 है तो 10,000, और जो टू कैपिटल है तो थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे टू। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा कल्चर है। ठीक है, और यहाँ नरेशन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है, जिसे बीइंग से शुरू करते हैं। बीइंग, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और ये एक लाइन खींच दिया, ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। डेबिट के सामने डेबिट लिखा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे, और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट मैच होती है, सिंपल एक जैसी होती है। तो ऐसे पूरा जनरल का फॉर्मेट हमारा, एक एक ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा है। अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें इफेक्ट है हो रही हैं, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब मुझे पहले जनरल एंट्री की बजाय मुझे बताइए कि अगर बैंक में पैसे जमा करेंगे तो क्या क्या चीज इफेक्ट होगी। एक तो कैश बैलेंस हमारा, दूसरा बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस भी एसेट है, कैश बैलेंस भी एसेट है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है, और कैश कम हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश। कोई टेंशन? मैं एक एक लाइन से पूछूंगा और वही मुझे बताएगा, जवाब वही देगा। हाँ जी, आप बताइए। बैंक से पैसा निकाला तो क्या होगा? बैलेंस तो कम हो गया हमारा, कैश बढ़ गया, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। ठीक है, कोई टेंशन हो तो मुझे बता देना आप लोग, मैं समझा दूंगा फिर से। हमने गुड्स परचेज किए है ना, क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये हमने हजारों बार एंट्री बनाई है। लेकिन क्यों परचेजेस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि परचेज मतलब हमारे पास से पैसा गया है, परचेज हमने करी तो पैसा गया हमारे पास से, तो इसलिए हमारा कैश कम हो गया। बिल्कुल, इसे कैश क्रेडिट कर दिया। परचेजेस डेबिट क्यों करा? क्योंकि हमारे जो गुड्स है उनका स्टॉक, मतलब गुड्स हमारे बढ़ गए, तो इसलिए एसेट जो हमारी बढ़ गई। बिल्कुल, वैसे तो ठीक बोला है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सही बात करें तो ये रूल परचेजेस डेबिट हुआ है ना, ये परचेजेस असेट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज तो नॉमिनल, वो तो कैश कम हो गया, ठीक है, वो बात हो गई। हमारी एंट्री जो है वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये परचेजेस डेबिट हुआ है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा असेट बढ़ गई इसलिए डेबिट करा। एंट्री मन में देखो, ये 1A 3C 2B, ये रूल नंबर लिखने नहीं है एग्जाम में, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये फाइल जो मैं पूरी बता रहा हूँ, ये वीडियो भी और फाइल भी आपको मोबाइल ऐप पे आ जाएगी, आप देख पाएंगे ये पूरी फाइल भी, PDF फाइल भी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ जो वीडियो अभी में हम सारी बातचीत कर रहे हैं, ये भी पूरी एज इट इज रिकॉर्ड हो रही है अभी, ये भी आप बाद में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये परचेजेस आपने डेबिट किया, आपने मन में सोचा एसेट है, एसेट बढ़ गई तो डेबिट कर देते हैं, रूल नंबर 1, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये माना जाता है आपने माल खरीदा यूज करने के लिए और आपका बिजनेस में ये एक्सपेंस हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल नंबर 3 है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए आप इसे डेबिट कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बात करें तो ये बात ठीक है कि एक्सपेंस हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। माल बच गया, अगर माल बच गया, या जो बन के तैयार होगा वो होगा स्टॉक, वो असेट होगा। अभी जो माल रॉ मटेरियल खरीदा है, हम ये मान रहे हैं ये खरीदा खर्चे के लिए, तो ये असेट नहीं है। जैसे आप मुझे बताओ, सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, वेजेस, वेजेस होता है मजदूरी, उसकी पेमेंट कर रहे हो, असेट है क्या एक्सपेंस? क्यों? वो माल पर काम कर रहे हैं, माल हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिनिश गुड्स, ऐसा सोच के इसे असेट थोड़ी ना बोलोगे भाई। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं पता है आपको? कच्चा माल। जैसे हमने चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो चिप्स बनाने के लिए आलू आ रहे हैं हमारे पास, है ना, पोटैटो चिप्स हैं, आलू आ रहे हैं, वो आलू जो है रॉ मटेरियल है। हम कह रहे हैं जी ये एसेट है, लेकिन ये आलू का इस्तेमाल हो रहा है किस चीज के लिए? चिप्स बनाने के लिए। आलू अगर बनेंगे नहीं, यूज नहीं होंगे, जो बचे हुए आलू हैं वो एसेट होंगे, जो बचे हुए हैं, और जो चिप्स बन के तैयार होंगे वो भी एसेट होंगे। लेकिन जो आलू इस्तेमाल हो जाएंगे वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। ऐसे ही जो लेबर है, लेबर जो काम कर रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा देंगे वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो काम खर्चा हो रहा है। तो यहां पर जब हम माल खरीद रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि माल खरीद के रख रहे हैं, ये इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो ये रिवेन्यू नेचर अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। और ये रूल नंबर 3 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, रूल नंबर C डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस वजह से डेबिट हुआ है, ना कि रूल नंबर 1 की वजह से कि असेट को डेबिट कर रहे हैं। रीजन क्यों? कई बार है ना MCQ आया, परचेजेस अकाउंट 4 ऑप्शन है, रियल, पर्सनल, है ना, ऐसा
तो आपने अगर उस पर असेट डाल दिया या रियल डाल दिया तो गलत हो जाएगा, नॉमिनल डालना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो परचेजेस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। क्लियर? हाँ जी बताइए। क्या जनरल एंट्री बनेगी? परचेजेस टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री। अब यहाँ मोहन का नाम मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्यों भाई? पिछली एंट्री में भी यही था, गुड्स परचेज फॉर कैश। किसी से तो खरीदे होंगे, उस समय भी नाम नहीं दिया, अब नाम दे दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हमने बात करी पर्सनल अकाउंट को लास्ट में छोड़ेंगे अगर एंट्री नहीं बनेगी तो। क्योंकि पर्सनल का नाम इस्तेमाल तब होगा जब ये ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगी। उधार खरीदा है तो जाकर कंप्लीट होगी फ्यूचर में, आज ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अगर कैश खरीदा तो ट्रांजेक्शन आज ही कंप्लीट हो गई, तो उसका नाम नहीं आएगा। इसलिए सेम एंट्री वही है, परचेजेस टू कैश। परचेज गुड्स बाय इशूइंग चेक, बता सकते हैं क्या? गुड्स परचेज किया और चेक दिया आपने, तो सर उसको तो पेमेंट बाद में देना। नहीं हमारी तरफ से तो अभी चला गया, चेक का मतलब पेमेंट अभी हो गया ये मानते हैं। तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी तो इसकी? उसका कैश कम हो गया उसके पास से। चेक बैंक हाँ हाँ हाँ। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? अभी अभी हमने बनाई थी ना, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो ऐसे परचेज गुड फॉर चेक, तो इसकी भी तो तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है ना। माल खर्चा किया हमने, एक्सपेंस परचेजेस डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है? चेक, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो रूल नंबर 2 है ना। ये क्लियर है? समझ में आता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगेन सेम वही, परचेजेस टू बैंक। इसमें जो नाम है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन यही कंप्लीट हो गई है। परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। देखिए उधार खरीदा है, उधार खरीदने का मतलब जिससे उधार खरीदा है उसका नाम आएगा, नाम नहीं दिया तो उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। वैसे भी लाइबिलिटी है, इसे याद रखने का तरीका ये होता है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट से क्रेडिटर्स। ठीक है, उधार खरीदा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर्स, अगर नाम दिया होता मोहन तो मोहन लिख देते, कोई टेंशन। बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू हसन। या तो परचेजेस टू हसन लिखेंगे, हसन से अकाउंट, जो पर्सनल नाम है उसके आगे टू हसन लिख दोगे तो चल जाएगा, हसन बस, या अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिखें। ठीक है, कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? अब घर पे जाके फिर से देखना वीडियो, ठीक है, ध्यान से बार बार देखना। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा हुआ वापस, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज गुड, खरीदा हुआ माल हमने वापस किया है ना। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज गुड्स, हमने माल खरीदा था वापस कर दिया, क्या होगा? क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि जिनको आप सामान वापस कर रहे हो उनको आप पेमेंट नहीं करोगे इतना। जैसे आपने किसी से 10,000 का गुड्स परचेज किया था, क्रेडिटर्स 10,000 के थे, आपने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब 9,000 ही तो दोगे उन्हें पैसा, तो 1,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए। ऐसा सोचेंगे लाइबिलिटी कम हो गई, रूल नंबर 8 कहता है लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट,
और ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर रिसीवर है, माल वापस कर रहे हो तो डेबिट। और टू परचेजेस रिटर्न बोलेंगे। परचेजेस रिटर्न से क्या पता चलेगा कि हमने कितना माल वापस कर दिया। अगर परचेजेस कर देंगे तो नो डाउट लास्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा पूरे साल में कितना माल वापस हुआ। परचेज रिटर्न एक अलग अकाउंट बनाने से क्या होगा, सारा परचेज रिटर्न की एंट्री इसी में आती रहेंगी तो पता चल जाएगा पूरे साल में एंड में कितना माल वापस हुआ। इसमें कोई टेंशन, सर अगर रिटर्न आउटपुट डेबिट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। परचेजेस रिटर्न लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। क्रेडिट करना है लेकिन कभी कभी एक ही चीज के दो अलग अलग नाम होते हैं तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गुड्स रिटर्न टू हसन, हमने हसन को माल वापस करा। सर वही होगा जो था। क्या था? क्रेडिट टू हसन, हसन डेबिट। हाँ क्रेडिटर्स का नाम आ गया ना हसन। टू परचेजेस रिटर्न्स, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई और माल भी कम हो गया। अगर आप मन में सोचें ये तो असेट है भैया, माल कम हो गया, तो एंट्री तो ठीक बन जाएगी, एसेट कम होता रूल नंबर 2 क्रेडिट कर देंगे, लेकिन है तरीका गलत है। आप इसे ये मानो एक्सपेंस कम हुआ है, ठीक है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उन्हें पेमेंट कर दिया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी पेमेंट करने पे, कैश भी कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश, ठीक है? पेमेंट मेड टू महेश, महेश टू कैश, महेश डेबिट टू कैश, ठीक है? सुरेश को पेमेंट करेंगे तो सोहन को पेमेंट करेंगे तो, ठीक है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, चेक से पेमेंट करा तो क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक, ठीक है? चेक दिया हमने नरेश को, नरेश टू बैंक, नरेश टू बैंक, ठीक है? सुरेश को देंगे तो, सुरेश टू बैंक, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। एक्चुअली में ये नॉन कॉमर्स है तो सर मैंने 2012 में किया था और मेरा बहुत गैप हो गया। कोई बात नहीं, हाँ जी, मुझे नहीं आया सर ये। कोई बात नहीं, हाँ जी। कैश टू सेल्स, देखिए सेल कर रहे हैं आप तो पैसा आ रहा है ना, कैश आता है तो उससे क्या करते हैं, डेबिट, तो कैश डेबिट हो जाएगा, है ना? और सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि जैसे परचेजेस को डेबिट किया था एक्सपेंस मानते हुए, ऐसे सेल को हम रिवेन्यू, रिवेन्यू बोलते हैं जिस काम को हम करते हैं, रिवेन्यू, सिंपल रिवेन्यू, सिंपल रिवेन्यू का लिखा हो तो उसका मतलब जो काम हम करते हैं जहाँ से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मतलब सेल करने से पैसा आ रहा है, तो ये हमारी एक तरीके से इनकम होगी, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो कैश डेबिट टू सेल्स, ठीक है? और कैश टू रमेश, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स सेम, बैंक टू सेल्स अकाउंट, बैंक डेबिट टू सेल्स, हमें चेक मिला है तो हम मानते हैं बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना? तो बैंक डेबिट टू सेल्स, ठीक है? बैंक टू सेल्स अकाउंट,
वो ये बैंक टू सेल्स। और अगर उधार माल बेचा है तो लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आप किसी को उधार सामान बेच रहे हैं, तो क्रेडिट। उधार माल बेचने पे पैसा फ्यूचर में आप देंगे या मिलेगा आपको? उधार माल बेचने पे मिलेगा। तो असेट होगी ना, असेट को क्या करते हैं? डेबिट। और ऐसे इंसान जिसको माल बेचा है उधार, उसे डेटर बोलते हैं। तो रूल नंबर 1, डेटर डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। ठीक है, माल बेचा तो सेल क्रेडिट, और किसे बेचा? डेटर को, तो डेटर डेबिट। ठीक है। अमन टू सेल्स, अमन को माल बेचा, सोन को बेचेंगे तो रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर। अब जब माल वापस आया तो सेल को क्रेडिट करते हैं ना, जब बेचते हैं तो वापस आने पे सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और डेटर को दिया था, डेटर से पैसा वापस मिलने की बजाय माल वापस आ गया तो क्रेडिट हो गया। या तो कहो क्रेडिट द गिवर, या ये कहो जिसने माल वापस दे दिया पैसा तो देगा नहीं, तो हमारी एसेट कम हो गई ना। ठीक है। हाँ जी, मेरे को सब लाइन बनानी नहीं आती है, क्रेडिट टू ये और वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमा। सेल्स रिटर्न डेबिट टू अमर। हाँ, दोबारा से। कैश डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बहुत टाइम के बाद आपके पास ये सिंपल आएगी, इसी की रिपीट, बस नाम आ जाएगा इसमें। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, अब इसी की बजाय लिखा हो कैश रिसीव फ्रॉम वरुण, तो क्या होगा? यही सर, वरुण से उसको कैश मिला। हाँ, तो क्या जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट किसे करोगे? जिसको भी मिला है, मतलब वरुण से हमें मिला है, हमें मिला है ना, तो कैश डेबिट होगा ना, कैश है तो कैश क्या होगा? कैश डेबिट टू वरुण। परचेज टू कैश, एसेट टू कैश। अब देखो, हमने असेट खरीदी तो असेट टू कैश लिखा, माल खरीदा था तो असेट थोड़ी ना परचेजेस लिखा था, तो अब हम परचेजेस नहीं लिख रहे, क्योंकि गुड्स अलग है और असेट अलग है। गुड्स को हम एक्सपेंस मान रहे हैं, असेट को असेट मान रहे हैं। ठीक है, तो असेट टू कैश। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर खरीदा हमने। हाँ जी, क्रेडिट टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं अगर कम हो जाती है कैश तो। ठीक है। रेंट पेड, रेंट कैश, रेंट टू कैश। सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, चेक से पेमेंट करेंगे एक्सपेंस तो। चेक से पेमेंट करते हैं, चेक टू बैंक, एक्सपेंस टू बैंक। ठीक है। और पेमेंट ऑफ सैलरी टू राम बाय चेक।
सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक। इनकम मिली, और इनकम क्रेडिट, हम्म, कैश टू इनकम, कैश टू इनकम। कमीशन मिला, कमीशन मिला कैश टू इनकम, तो कैश टू कमीशन। ठीक है, ठीक। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में पैसा लगाया था उन्होंने तो कैपिटल बोला था, निकालेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे, है ना। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बिजनेस में पैसा आता है तो कैश टू कैपिटल जाता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो छोटे मोटे खर्चों के लिए निकाल रहा है ड्राइंग से। अगर वो परमानेंट कैपिटल निकाल रहा है तो कैपिटल टू कैश। अगर देखो बिजनेस में पैसा लगाया उसने 1,00,000 रुपया, फिर प्रॉफिट हुआ 1,000-2,000 खर्चे के लिए निकाली तो ड्राइंग्स। उसने 1,00,000 लगाया था, किराया 1,00,000 में से 20,000 वापस ले रहा है वो, तो कैपिटल टू कैश, ड्राइंग्स नहीं आएगा, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग है और विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट अलग है। ये मानते हैं हम, खर्चा प्रॉफिट वगैरह तो लेकर जाएगा घर के लिए। ठीक है, ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिक एंट्रीज थी, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। 180 एंट्रीज है और मैंने लगभग आपको 20-25 एंट्री अभी बताई है, आगे जाकर थोड़ी सी टिपिकल होती जाएंगी, तो वहां पर जाकर हम और सीखेंगे इसके बारे में।